जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हूँ आचार्य प्रशांत जी की एक और ऑडियो बुक के साथ। आज की ऑडियो बुक का नाम है 10 सूत्र बच्चे की परवरिश के। यानी कि ये जो बुक है बच्चों को लेके बनाई गई है। बच्चों की परवरिश हम किस तरह से करेंगे। इसमें टोटल 32 चैप्टर हैं। आज हम पहला चैप्टर जानेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है और किस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। चैप्टर का नाम होगा बच्चों की परवरिश कैसे हो। तो शुरुआत करते हैं। जैसा पैटर्न होता है बुक का, ऐसे ही पैटर्न में बुक लिखी गई है। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ये बुक लिखने का उनका पैटर्न है। एक प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद आचार्य जी उसका जवाब देते हैं। तो प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न करते हैं? सबसे पहले आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। आचार्य जी कुछ इस तरह से जवाब देते हैं कि वो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से, यानी कि ये जो सत्र हुआ था जिस समय की ये बुक है, ये 2017-18 अराउंड की है, यानी 17-18 की। तो बता रहे हैं कि पिछले 10 साल से जब से बोलना शुरू किया है, एकदम छोटे बच्चों से मेरा वास्ता कभी पड़ता नहीं था। यही 10, 12, 8 के अभी 3-4 महीने से ये बच्चों वाले कैंप शुरू कर दिए, यानी तभी उन्होंने बच्चों वाले कैंप शुरू किए थे। तो ये मेरे लिए भी एक ऐसी चीज़ थी जिसकी ओर मैंने कभी तक ध्यान ही नहीं दिया था। आबादी का जो ये तबका है ना, बच्चे, इन पर ध्यान दिया ही नहीं था कभी। अब 2017 से पहली बार इन पर ध्यान दे रहा हूँ और इनको जानने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। बाकी सब चीज़ें पीछे होती जा रही हैं, क्योंकि जितनी बीमारियाँ बड़ों को होती हैं, जो 30, 40, 60, 70 की उम्र में जाकर फूटती हैं, जो मेरे सामने जो कैंप में आते हैं, उनमें जो बीमारियां हैं ना सारी, वो 7-8 साल की उम्र तक, 10 की उम्र तक, अधिक से अधिक 15-16 की उम्र तक बच्चे का जो होना होता है हो गया होता है। वही बीमारी आगे जाके बड़ी होती है 35, 40, 60, 70 की उम्र में, क्योंकि बचपन में ही उनका साइकोलॉजिकल माइंड बन चुका होता है। ये कैंप में आते हैं बच्चे, उनको देखता हूँ तो थर्राने वाली हालत होती है। मुझे लगता है कि 3 दिन बहुत कम है कुछ पर कर पाने के लिए। अब 3-4 कैंप हो चुके हैं तो 30, 40, 50 बच्चों से और उनके माँ बाप से मिल चुका हूँ। अ हेल्दी चाइल्ड इज सो रेयर। एक स्वस्थ बच्चा बहुत दुर्लभ है, जबकि पूरा स्पेक्ट्रम है 7 साल से लेकर 17 साल तक के, जिनसे मैं कैंप में मिलता हूँ। ये 7 साल से 17 साल तक के बच्चे होते हैं, और इन सबका सत्यानाश करा है किसने? स्कूल ने। दोबारा ध्यान से सुनना, इसका सत्यानाश किया है स्कूल ने और घर के माहौल ने। ये जो स्कूल नाम की संस्था थी, आपने मुझे बोलते हुए सुना होगा, मैंने स्कूलों पर बहुत कम बोला है। ये जो स्कूल शब्द, वही मेरे रडार से गायब रहता था। अब पिछले कुछ महीनों से स्कूल शब्द बहुत आ गया है। मैं कुछ बोलता हूँ तो उसमें स्कूल शब्द अक्सर आ जाता है। बड़े गुनहगार हैं ये स्कूल वाले, और ये ख़त्म किए दे रहे हैं, बिल्कुल मिकी माउस बनाए दे रहे हैं इस जनरेशन को। रोबोटिक, इनसेंसिटिव, डीपली कंडीशनड और बहुत बहुत भयभीत बनाए दे रहे हैं। यानी कि पूरी जिम्मेदारी स्कूल और अपने माहौल की है। स्कूल हमको, हमारे बच्चों को इस तरह बनाए दे रहे हैं, एक तरह से जैसे रोबोट नहीं होता, यांत्रिक, रोबोटिक, इनसेंसिटिव, बिल्कुल असंवेदनशील, डीपली कंडीशनड, यानी गहराई से संस्कारित एक तरह से बोल सकते हैं, और बहुत बहुत डरे हुए। जैसे बच्चे वैसे ही उनके माँ बाप। मतलब स्कूल एक तरह से धर्म बन चुका है। स्कूल धर्म का स्थान ले चुका है। स्कूल जैसे बताएगा वैसे ही इनकी ज़िंदगी चल रही है। ज़िंदगी तो वैसे चलने होती है ना जो उचित होता है, जिसको हम कहते हैं धर्म, दैट विच इज़ राइट, वो जो सही है। ज़िंदगी यहाँ ऐसी चल रही होती है बच्चों की और माँ बाप की, जैसे स्कूल ने बताया है। ऐसे ही घर में माँ बाप कर रहे होते हैं, जैसा स्कूल गाइड करता है, ऐसे ही बच्चे कर रहे होते हैं। जैसे खाना बनता है ना, एक बार जब आप कोई व्यंजन बनाया और अगर वो ख़राब हो गया, तो अक्सर जो कुक, जो बावर्ची होता है ना, वो कोशिश करता है उसे किसी तरह से ठीक करने की। नमक तेज़ हो गया है, आप उसमें नींबू मिलाते हो तो नमक कम करने के लिए। आप समझ रहे हो ना? कोई चीज़ जल गई है और कुछ हो गया है तो आप उसमें पानी जोड़ करके फिर उसे ज़रा आंच दिखाकर कोशिश करते हो उसे ठीक करने की। या आप माइक्रोवेव के साथ कोई तरकीब लगाते हो, कुछ करते हो। लेकिन ये जो रिपेयर्ड खाना होता है ना, इसमें कभी स्वाद में भी पहले वाली बात नहीं रह जाती। समझ रहे हो ना?
पता चल जाता है कि रिपेयर्ड खाना है और इसे ठोक पीट कर किसी तरीके से बनाया गया है। तुम्हारी जितनी भी कोशिशें हैं, ये जो पूरा मिशन है, मुझे ये दिखाई पड़ा है कि ये सब रिपेयरिंग है, सुधारना है एक तरह से। क्योंकि आज जब हम डील ही कर रहे हैं 17+ एज ग्रुप, यानी जो 17 साल से बड़े बच्चे हैं, बड़े युवा हैं, उनके साथ, तो ये तो वो लोग हैं जो डैमेज हो चुके हैं पहले ही, बाद में रिपेयरिंग चल रही है उनकी अलग अलग तरीक़ों से। कहीं कैंप जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तमाम तरीक़ों की किताबें भी हैं। भाई किताबें भी कौन पढ़ रहे हैं? किताबें भी तो जो एक प्रौढ़ वर्ग है वही पढ़ रहा है ना। जो रीडर है वो कोई 25 का है, कोई 50 का है, वही तो पढ़ रहा है। द डैमेज इज ऑलरेडी बीइंग डन एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अरेस्ट द डैमेज बिफोर इट हैपन्स, अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ पैचअप जॉब। नुकसान पहले से ही किया जा रहा है और नुकसान होने से पहले उसे रोकना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा यह सिर्फ एक पैचअप कार्य हो जाएगा। वही जैसे कपड़ा फट जाता है, उस पर आपने पैच, कपड़े का टुकड़ा लगा दिया है, पैच कभी भी पूरा काम थोड़े ही करेगा। डैमेज मत होने दीजिए। और इस एज में जो डैमेज होती है वो नहीं कवर हो पाती है भाई। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो ना, यहाँ पर अब तक लगभग 100 लोग बैठ चुके हैं और उनमें से आधों के साथ मुझे बस ये करना पड़ता है जो स्पाइलट चाइल्डहुड, बर्बाद बचपन, उसको रिकवर करता हूँ। पीपल हैव सैट हेयर एंड एक्सट्रैक्ट लाइक कॉमेडियंस। पीपल हैव सैट हेयर द रिग्रेटेड द लास्ट चाइल्डहुड। लोगों ने यहाँ बैठकर एक कॉमेडियन की तरह बर्ताव किया है। लोगों ने यहाँ बैठकर खोए हुए बचपन का अफसोस मनाया है। उन्हें पछतावा हुआ है कि मैं कभी खेला नहीं, कभी बच्चों की तरह चिल्लाया नहीं। किसी ने कहा कि मेरे ऊपर कम उम्र में ही जिम्मेदारी आ गई, कमाने का दबाव आ गया था, किसी का कुछ, किसी का कुछ। आप 40 के हो जाओ, आप 70 के हो जाओ, अगर आपने बचपन नहीं जिया तो आपके भीतर इतना बड़ा छेद रह जाता है और वो बढ़ता नहीं है, वो नहीं बढ़ता। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, आप मैदान पर दौड़ना चाहते थे, आप घास पर लौटना चाहते थे, समझ रहे हो ना, आप खुले में नंगा होकर नहा लेना चाहते थे। ये सारी चीज़ें वही हैं जो आमतौर पर बच्चे या छोटे जानवर वगैरह करते हैं। आपको वो सब करने को नहीं मिला है। और आप जब 5 साल या 10 साल के थे तभी आपके ऊपर वो दबाव आ गया था जो एक 25 साल के ठीक रहता है, जो 25 साल के व्यक्ति के ऊपर रहता है। क्षति गहरी है कि मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देता है सुधार करने में, पर सुधार होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। असल में सारी स्पिरिचुअलिटी जो अध्यात्म होता है और कुछ है ही नहीं, खराब बचपन की वो हीलिंग है। मेरे लिए ये तो 2017 का साल पूरा बच्चों के नाम हो गया है। आई एम बिकमिंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैं बच्चों का विशेषज्ञ बन गया हूँ। मतलब कहाँ तो ये कि आध्यात्म की गहराइयाँ और उपनिषद, अब समझ में आ रहा है कि उपनिषद भी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बचपन तबाह रहता है। बचपन तबाह ना हो तो उपनिषद की बहुत ज़रूरत ही ना पड़े। स्कूलों के बाद नंबर 2 कल्प्रिट हैं पेरेंट्स, अभिभावक। स्कूल तो खैर जानबूझकर बर्बाद करते हैं, स्वार्थवश। स्कूल बर्बाद करते हैं स्वार्थवश और माँ बाप बर्बाद करते हैं अज्ञानवश। स्कूल का तो सीधा सीधा प्रकट स्वार्थ है, उनको तो शोषण करना है, किसी भी तरीके से उगाना है, वो तो ऐसे बर्बाद करते रहेंगे। माँ बाप इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि वो खुद ही विक्टिम है, तो उनके माध्यम से बच्चा भी विक्टिम बन जाता है। और फिर माँ बाप रेजिडेंस यानी विरोध भी नहीं कर पाते स्कूल जो कुछ कर रहा है उसका भी। स्कूल अपने तरीके चला देता है और आजमाइश कर लेता है, माँ बाप उसका विरोध करना तो छोड़िए, उसमें सहभागी बन जाते हैं। ये जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, ये बच्चे के खिलाफ समझ लीजिए साजिश का आयोजन हो जाती है। स्कूल वाले और घर वाले अब मिल गए हैं और योजना बनाई जा रही है कि अब कैसे बच्चे को दबा दिया जाए। आई विल गो टू द एक्सटेंट extent of saying that is there is one evil institution। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि कोई एक दुष्ट संस्था है, एक भाई बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक को चुनने के लिए कहा गया हो कि उसमें से एक को ठीक करो, तो दैट वुड बी द स्कूल, नॉट द कॉरपोरेट, नॉट द फैमिली, नॉट द यूनिवर्सिटीज, नॉट द कॉलेज, नॉट इवन द गवर्नमेंट और एनी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिस्टम। I would like to firstly correct the school।
वो स्कूल होगा, कॉरपोरेट नहीं, परिवार नहीं, विश्वविद्यालय या कॉलेज नहीं, यहाँ तक कि सरकारी या कोई आर्थिक या राजनीतिक व्यवस्था भी नहीं। मैं सबसे पहले स्कूल को ठीक करना चाहूँगा। बाकी सारी चीज़ें हटाओ और स्कूल को ठीक करो। ये पाप के अड्डे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं, सब खत्म कर रहे हैं, सब खत्म कर रहे हैं। मेरे लिए दुख के दिन हो जाते हैं बच्चों के कैंप के, जो 3 दिन होते हैं, हर महीने जाना होता है। दुख के हो जाते हैं, उनकी हालत को देखता हूँ। द वर्ल्ड इज डेस्परेटली इन नीड ऑफ सम वाइज पेरेंटिंग डेस्परेटली। नथिंग एल्स कैन सेव द वर्ल्ड। वर्ल्ड सीरियसली नीड्स द सम मदर्स एंड फादर्स हु आर बुद्धा लाइक। दुनिया को कुछ विवेकी अभिभावकों की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा कोई भी दुनिया को नहीं बचा सकता। दुनिया को कुछ ऐसे माताओं और पिताओं की सख्त ज़रूरत है जो बुद्ध जैसे हों, और मैं कुछ नहीं हूँ। बहुत ख़त्म मामला है। बहुत ही परेशानी की बात उठाई है आचार्य जी ने। इसमें बताया है कि स्कूल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है और माँ बाप को इतना जागरूक होना पड़ेगा, उनको बुद्ध बनना पड़ेगा। बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। प्रश्नकर्ता सवाल करते हैं कि आचार्य जी, बचपना और अपरिपक्वता में क्या अंतर होता है? यानी जो इमेच्योरिटी होती है वो बचपना जैसी लगती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, बचपना और इमेच्योरिटी यानी अपरिपक्वता अलग अलग बात होती है। इनोसेंस जो होती है और जो इमेच्योरिटी होती है एक ही चीज़ नहीं होती है। होता क्या है, जब हम कहते हैं ना कि अरे बच्चे जैसी हरकत करो, तो हमारा इशारा ये नहीं होता कि इनोसेंट रहो। हमारा इशारा ये होता है कि यू शुड एक्ट इमेच्योर। तुम्हें अरे अपरिपक्व व्यवहार करना चाहिए। तथ्य ये है कि इनोसेंस बहुत कुछ मेच्योरिटी जैसी होती है। तो जो वास्तव में इनोसेंट होगा उसमें जो मैच्योरिटी होगी। लेकिन हमारी नज़र कुछ ऐसी हो गई है ना, और ये बात भी हमें कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद ने, कॉरपोरेट कल्चर ने सिखाई है। ये जितने प्रोडक्शन के एजेंट्स हैं उन्होंने सिखाई है। आप कोई बच्चा के एडवर्टीजमेंट देखिएगा टीवी पर, वो टारगेट ही उस बच्चे को कर रहे हैं जो इमेच्योर है। और चूंकि उनका उत्पाद तभी बिकेगा जब उसे खरीदने वाला इमेच्योर है, तो वे चाहेंगे क्या कि ये इमेच्योर ही रहें। तो उन्होंने ये परिभाषा सेट कर दी कि बच्चा होने का मतलब होता है बेवकूफ़ होना। बच्चा होने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं होता। एक उम्र के बाद 6-7 साल के बाद बच्चा करीब करीब लिटिल एडल्ट, छोटा वयस्क बन जाता है। या आप पीछे भी जाएं तो हमारी अष्टावक्र गीता है, कहते हैं कि जब वो बोली गई तो अष्टावक्र 11 साल के थे। 11 साल का बच्चा ही तो है ना जो इतना कुछ बता गया। और आज का कोई 11 साल का हो तो आप उससे उम्मीद करो कि वो बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा है और कार्टून देख रहा है। जानते हैं, एक संभावना और भी होती है। दोस्तों का, समाज का, स्कूल का, परिवार का दबाव इतना बढ़ जाए कि बच्चा जानते बूझते उल्लू बनने लगे। आप समझ रहे हो? अब पेशेंट आईसीयू चला गया है। एक तो ये है कि मुझे पता नहीं था कि इस चिप्स के पैकेट में क्या है और मैंने अज्ञानतावश खरीद लिया। दूसरा ये है कि मुझे मालूम है जो वादा किया जा रहा है वो पूरा नहीं होगा। मैं जानता हूँ मुझे धोखा दिया जा रहा है, पर फिर भी मैं खुद को धोखा मिलने दूंगा क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं है इसका हिस्सा न बनने की। अब सवाल उठता है, प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, आचार्य जी, बच्चों को इन सब प्रभावों से कैसे बचाया जाए? ये सब तो है, लेकिन अब इनसे हम बचा कैसे सकते हैं? सॉल्यूशंस की बात करते हैं। कभी भी ग्रुप बिहेवियर यानी कि जो सामूहिक व्यवहार व्यवहार होता है के ऊपर या ट्रेंड को फॉलो करने के ऊपर घर में भी इंसेंटिव मत रखिएगा। यानी कोई भी उनको प्रोत्साहन नहीं देना है कि वो जो ग्रुप में और जो ट्रेंड है उसको फॉलो करें। और ये संदेश बड़े सूक्ष्म होते हैं। ये संदेश आप कभी स्पष्ट रूप से खुले में तो दोगे नहीं कि फॉलो द हार्ट, जो दिल चाहे वो करो। ऐसे तो आप बोलोगे नहीं कि भीड़ के साथ ही चलना है, रिमेन अ फॉलोअर, अनुयायी बनकर रहना है। ऐसे तो आप बोलोगे नहीं। ये संदेश इनडायरेक्टली आते हैं, नीचे नीचे आते हैं, कोडेड भाषा में आते हैं। और वो तभी नहीं जाएंगे जब जो लोग ये संदेश दे रहे हैं, मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूँ, जब वो काफ़ी जागृत हों, नहीं तो जाने पक्के हैं। आप कोशिश करते रह जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने गलत संदेश दे दिया। उसके लिए तो आपको घर का माहौल ही बहुत सही रखना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि इनिशियल एज, आरंभिक आयु में ही आपको उसकी आयु के अनुरूप जो आध्यात्मिक साहित्य है उससे उसका परिचय कराना पड़ेगा। इफ़ ही इज़ एट or 10 now, 8 or 10 now, then it's high time that he gets
इंट्रोड्यूस टू द बेसिक्स। अगर वो 8 या 10 साल का है तो ये उचित समय है उसका आधारभूत शिक्षाओं से परिचय कराया जाए। जैसे कबीर के हल्के दोहे हो गए या ईसोप की कहानियाँ हो गई, इनसे उसका जो आरंभिक परिचय है अब हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यही डिफेंस है, यही सुरक्षा है। हर तरफ से उस पर तीर आ रहे हैं, रोज 100 लग रहे हैं। और जानते हैं, उन 100 में से एक दो आपके भी हैं जो आपने अनजाने में चला दिए हैं। भाई ठीक है, आप चाहते नहीं, अनइंटेंशनली अनजाने हो जाता है ना, कई बार बहुत कुछ आप बचाते होंगे लेकिन एक दो जगह तो चूक होती ही होती है। बच्चे पर 100 तीर लग रहे हैं रोज। इस वक्त उसको कवच चाहिए, डिफेंस चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता के अलावा कोई दूसरा डिफेंस होता नहीं। ए माइंड दैट इज नॉट स्पिरिचुअल विल रिमेन वेरी वेरी सस्पेक्टेबल टू कंडीशनिंग। एक मन जो आध्यात्मिक नहीं है वो संस्कारित भी आसानी से हो जाएगा। कुछ भी आकर उसे कंडीशन कर जाएगा और पता नहीं लगता ना। ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि जब फल निकलता है, जब जहर बन जाती हैं चीज़ें, तभी पता चलता है। यू हैव टू कीप इट रियली सेंटर्ड इन द हाउस होल्ड। आपको घर का माहौल आंतरिक प्रगति के अनुकूल रखना होगा। एक चीज़ और बोलता हूँ, ये मेरी बात आपको थोड़ी सी रूढ़िवादी लग सकती है। जिन बातों को हम कहते हैं ना कि पुरातनपंथी हैं, ये वो रिवाजों की बातें हैं, ऑर्थोडॉक्सी हैं, उन सब बातों को एक झटके से फेंक मत दीजिए। उनमें भी दम होता है। टोटल रिजेक्शन मत करिए। बच्चा आपके पाँव छूता है, ये आदत डालिए। सुबह उठकर पाँव छूता है, ये आदत डलवाइए। आचार्य जी, लेकिन वो हमसे प्यार बहुत करता है। ये प्यार रहता है, आचार्य जी कह रहे हैं, ये प्यार रहता है, लेकिन प्यार का मतलब यह नहीं होता कि गले मिल रहे हैं, चूम रहे हैं बच्चे को। इसमें भी प्रेम है कि बच्चा चरण स्पर्श कर रहा है। बच्चे को प्रेम का ये रूप भी बताइए। देखिए, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उस प्रेम का आपने ये मतलब निकाला है कि मैं उसके पाँव नहीं छूऊंगा, तो फिर ये आपका प्रेम बड़ा हिंसक प्रेम है। ये जो पाँव छूना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जाने तो सही ना, कोई इज्जत के काबिल है, उसको इज्जत दें। इज्जत देने का मतलब है अपने अहंकार का झुकना। तो पाँव न छूना बड़ी गलती की बात है। इसी तरीके से अब मालूम नहीं आप कितना कर पाएंगे अगर घर में भजन का, आरती का माहौल रख सकें। इन चीज़ों का बहुत ऊंची प्राथमिकता दे करके, याद करके, पूरे अनुशासन के साथ करिए। जैसे आदमी और चीज़ों में कहता है ना, आज ये करना है, टू डू लिस्ट में आप लिख लेते हैं, वैसे ही इसको भी आप अपनी टू डू लिस्ट का हिस्सा बना लीजिए। जैसे इतनी चीज़ों के लिए समय निकाल जाता है, तो 15 मिनट आप कीर्तन के लिए भी दीजिए। देखिएगा इसका बच्चे पर भी क्या असर पड़ता है। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं, आचार्य जी वो भजन सुन लेता है लेकिन गाता नहीं है। आचार्य जी कह रहे हैं, मुंह से निकलता है ना, वो बात दूसरी होती है। जानते हैं उसमें क्या भाव रहता है? ओनरशिप, बिलोंगिंग। मेरे मुंह से निकला है ना, मेरा है। आप किसी को सुन रहे हो तो ये तो ऐसा है कि जैसे मैच चल रहा है और आपने देख लिया। जब आप खुद बोल रहे हो तो ऐसा है कि आप मैच में उतर गए। बहुत अंतर है। सुनने भर से नहीं होता है, खुद गाना होता है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दुनिया भर के जो इधर उधर के सूत्र हैं आप उनका पाठ करिए, आप उपनिषदों का पाठ करिए ना। वो तो आप जानती हैं कि उनमें कहाँ पर गहराई है और क्या बात है। तो आप अपने हिसाब से उनको चुन लीजिए और पाठ करिए, लेकिन आप ये करिए ज़रूर। इसको ऐसे मत देखिए कि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। सबकी ज़िंदगी का सवाल है। एक ही बंदा नहीं घर में सही निकलेगा, फिर सबकी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। बच्चे के साथ साथ सबका कल्याण हो जाएगा, और अकेले तो किसी का होता भी नहीं है। और मैं छोटी बातें बता रहा हूँ, जैसे खाने बैठता है बच्चा। आजकल के बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है ग्रेटिट्यूड, अनुग्रह की जो कमी है। क्योंकि सब चीज़ें आसानी से मिली है ना, तो कम से कम ये सीखे वो कि खाने के सामने बैठा है तो 5 सेकंड के लिए आंखें बंद कर ले। चुपचाप बैठकर 5 सेकंड के लिए ऐसे आंखें बंद कर लें। भाई होना तो ये चाहिए कि आंखों को भी ऐसे सिर झुकाओ, या तो वो कर लो, या वो भी नहीं कर सकते हो चुपचाप बैठ जाओ और 5 सेकंड के लिए आंख बंद कर लो। या तो आ जाएगा ना कि कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है, नहीं तो आप तो खाना खा रहे हो और टीवी देख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे भी छोटी बात है कि आपने खाया है, झूठा रखा है। जो आपका काम है उसे किचन तक लेकर जाओ, और आपको पता होना चाहिए कि आप छोड़ नहीं सकते हो ज़्यादा। आपने अगर लिया है तो इतना बड़ा पोर्शन पोर्शन हिस्सा, यानी जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे ख़त्म करोगे।
या लो मत, ये सब बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन चरित्र आदमी का इन्हीं से बनता है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल पारंपरिक ही रह लीजिए, बहुत कूल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो काम ही यही है, मैंने बहुत कूल लोगों का बड़ा अनुकूल अंजाम देखा है। ये सब बहुत कूल कूल रहते हैं और फिर बहुत ख़राब हालत होती है, फिर इधर उधर भागे भागे फिरते हैं। थोड़ा सा ट्रेडिशनल ही रहिए, सेंटर्ड बट अ बेंट टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल साइड, दैट विल हेल्प, दैट विल रियली हेल्प। केंद्रित भी, पर थोड़ा सा परंपरा की तरफ झुका हुआ, उससे मदद होगी, काफ़ी मदद होगी। सहारा तो अंत में उसी का है ना, जो थोड़ा सा उसकी ओर अगर झुके हैं तो अपने पर भी एहसान कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या पुराने रीत रिवाजों को भी अपनाना चाहिए? आचार्य जी कह रहे हैं, मैं रीजनल फॉलो करने की बात कर रहा हूँ, हम हार्ड कोर स्पिरिचुअलिटी यानी कट्टर अध्यात्म की बात कर रहे हैं, हम सरेंडर यानी समर्पण की बात कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ की बात कर रहे हैं, हम रीति रिवाज कर्म कांड इनकी नहीं बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य का निशान बनाइए और ये सब करिए, इस सब से क्या लेना देना। पर पता चला है कि रीति रिवाज हटाने के नाम पर गीता हटा दी, कृष्ण हटा दिए, अष्टावक्र हटा दिए, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो ऐसा ही है जैसे कचरे के ढेर में हीरा पड़ा था तो कचरे के साथ साथ हीरा भी फेंक दिया। ये नहीं कर सकते हैं। मैं किसी को दोष देता ही नहीं। अगर कोई ये कहता है ना कि मुझे स्पिरिचुअलिटी पसंद नहीं है, मैं कहता हूँ यू आर नॉर्मल, तुम सामान्य हो। होता भी यही है। देखिए, आप मंदिरों वगैरह में जाइए या ये जो बड़े बड़े सत्संग होते हैं जिनमें हज़ारों की भीड़ होती है, आप वहाँ पर एक आईक्यू टेस्ट दे दीजिए और उस पूरी भीड़ का जो आईक्यू आएगा वो एवरेज से 20% कम होगा। जितने बेवकूफ़ होते हैं वही तो इन जगहों पर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस आदमी में जरा भी अक्ल होगी वो दूर हो जाएगा इससे, और ठीक ही है दूर होना। तो आज हमने पहला चैप्टर पढ़ा, जाना उसमें बच्चे पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ते हैं और बच्चे को किस तरह से बचा सकते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आशा है आपको ऑडियो सुनने में थोड़ा अच्छा लगा होगा, और सुनते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।